आज के टाइम पे अगर आपको एक फॉरेन ट्रिप प्लान करनी है ना तो खतरे से खाली नहीं है। जैसे आप प्लान करो वो कंट्रीज आपस में लड़ने शुरू कर देती है। उसके वजह से आपकी फ़्लाइट्स महंगी हो जाती है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। तो अगर आदमी को फॉरेन ट्रिप बनाना हो तो भले जाए तो जाए कहाँ। तो ऐसे सिनारियोज में हमारे नेबर्स सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल है और उनमें से सबसे टॉप पे आता है हमारा छोटा भाई नेपाल। नेपाल जाने के लिए इंडियंस को बहुत ही आसान है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 5 नाइट 6 डेज़ की आइटिनरी जो आप 30 to 50,000 के भी नीचे कैसे करके आ सकते हो उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो इंडियंस को नेपाल जाने के लिए कोई भी टाइप का वीज़ा नहीं लगता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली वीज़ा फ्री है। और वीज़ा तो वीज़ा ही छोड़िए, पासपोर्ट भी नहीं लगता है। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको ओनली आपका वोटर्स आईडी चाहिए। ध्यान रखिए, आधार कार्ड नहीं चलता है इस केस में एज प्रूफ, वोटर्स आईडी चाहिए इंडिया की। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो वंस अगेन वोटर्स आईडी चल जाता है टेक्निकली, बट हैविंग अ पासपोर्ट इज़ लिटिल बेटर। एयरलाइंस कभी कभी ये सारी चीज़ें इन्फोर्स करते हैं। प्लस आने और जाने में आपका एक एक पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लग जाता है। और अगर जहाँ तक आपको नेपाल पहुँचना है तो इंडिया से काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हो। सबसे सस्ता ऑप्शन है इंडिया से बस से चले जाना। बस आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगती है। अच्छी अच्छी बसेस चलती है, यूपी से ज़्यादा करके बसेस चलती है एंड दे टेक अराउंड 15 to 25 आवर्स काठमांडू पहुँचने के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप की सर्विस है। सबसे क्विकेस्ट रूट हवेवर फ्लाइट है। फ्लाइट 1.5 घंटे में आपको पहुंचा देती है एंड वन वे टिकट आपको 6, 6.5, 7 हज़ार से शुरू होती है दिल्ली से। अलग अलग जगहों से ऑफकोर्स आपको प्राइजेस वेरी होने वाली है। नेपाल की आइडियल आइटिनरी मेरे ख्याल से तो आप एटलीस्ट एक वीक भर की होनी चाहिए। और नेपाल में मेन जो जगह है ना आपका काठमांडू है, पोखरा है और उससे आगे एक और जगह है जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ आगे। तो चलिए हमारी आइटिनरी प्लानिंग शुरू करते हैं। अभी मैं आपको काठमांडू का एक छोटा सा टूर गाइड या प्लानिंग में मदद कर देता हूँ। देखिए, काठमांडू वैसे तो वहाँ की बहुत ही बिजी सिटी है, बट वहाँ पे आपको देखने करने के लिए छोटी बड़ी चीज़ें काफ़ी है। मेरे हिसाब से 2 से 2.5 दिन आपको काठमांडू में काटने के लिए काफ़ी आसान पड़ जाएगा और ज़्यादा कोई आपको मतलब खर्चे भी नहीं पड़े। तो आप डे 1 की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप काठमांडू में आओगे तो आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत इंपॉर्टेंट शिव जी का मंदिर है और दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ का कुछ बात ही अलग है और आप जब वहाँ पे जाएंगे आपको एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील होगी। पशुपतिनाथ जी के मंदिर को खत्म करने के बाद आप स्वयंभू मंकी टेम्पल पे भी जा सकते हैं, जो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बट ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है और वहाँ से आपको काठमांडू शहर का 360 डिग्री व्यू भी मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया जगह है और जगह जगह आपको बंदर भी भागते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अलग सा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और शाम को आप थामुइल का आजू बाजू का एरिया और साथ में जो काठमांडू दरबार स्क्वायर है, जो राजा का मेन एरिया था काठमांडू सिटी में, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाओगे। आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वहाँ पे आपको राजाओं के पुराने पैलेसेस और जो स्क्वायर उन्होंने डिज़ाइन किया है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पाओगे। उसके साथ में एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो है कुमारी घर, जहाँ पे दुर्गा माता का लिविंग अवतार जो माना जाता है नेपाल में रहते हैं वो मंदिर के अंदर। वो एक देखने लायक चीज़ है। तो आप जब काठमांडू दरबार स्क्वायर में जाओगे तो वो देखने भूलिए मत। और डे 1 आप चाहिए तो थामेल में वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के बाद में ख़त्म कर सकते हो। डे 2 की शुरुआत आपको थोड़ी जल्दी सुबह करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जगह पे आपको मैं जाने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ वो जगह एक बहुत ही पॉपुलर जगह है और वहाँ से आपको हिमालय के पर्वत आप बहुत ही पास से देख सकते हो। नेपाल में काठमांडू शहर में आपको चंद्रगिरी हिल का एक केबल कार राइड है जो बहुत ही यूनिक है इस सिटी के लिए। केबल कार बहुत बढ़िया है। राउंड अबाउट आपको 600-700 रुपये की टिकट पड़ती है राउंड ट्रिप और एक अमेजिंग राइड है ये, क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे पहाड़ पे तो वहाँ पे आपको एक मंदिर तो दिखेगा ही दिखेगा जो बहुत पुराना है, पर आपको वहाँ से अन्नपूर्णा और हिमालय के पर्वत बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं आपको सुबह जल्दी जाने इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि सनराइज़ के टाइम पे व्यू खास करके ज़्यादा ही ब्यूटीफुल रहता है और स्काइज भी काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो आप वहाँ की जो व्यूइंग गैलरी है वहाँ से टेलीस्कोप से भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हिमालय पर्वत का व्यू देख सकते हैं। और जो केबल कार राइड है वो अपने आप में ही एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस भी है।
सुबह सुबह वहाँ पे आप नाश्ता ख़त्म करने के बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको तिब्बतियन आर्ट और कल्चर देखना है तो बैद्यनाथ स्तूपा ज़रूर जाइए। ये भी काठमांडू शहर में आता है, तो आपको एक टैक्सी पकड़ के जानी पड़ेगी और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेम्पल्स दिखाई देंगे और उसके साथ साथ उस एरिया में आप बहुत सारे लोकल तिब्बतियन क्यूजीन भी ट्राई कर सकते हैं जो बहुत अमेजिंग है। वो सारा चीज़ ख़त्म करने के बाद अगर आपको ब्रेक लेना है तो बढ़िया है, नहीं तो आप पाटन दरबार स्क्वायर भी एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ से निकल सकते हैं। पाटन दरबार स्क्वायर वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट दरबार स्क्वायर है और बहुत ही बढ़िया और वेल मेंटेन्ड है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो कृष्ण भगवान का एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको माथा टेक के दर्शन लेने भूलिए मत। और आजू बाजू में एक्सप्लोर करने के बाद में वहाँ पे नेपाल के जो लोकल लोगों का नेवारी क्यूजीन बोला जाता है वो ज़रूर जाके एक्सप्लोर कीजिए और टेस्ट कीजिए। बीच में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप नेपाल जा रहे हो ना तो करेंसी जो है उसका नाम है नेपाली रुपया और उसका वैल्यू है 1.6 रुपीज़, यानी 1 रुपया इंडियन रुपीज़ होता है 1.6 नेपाली रुपी। तो हमारी करेंसी वहाँ हैवी चलती है। अभी मोस्टली इंडियन करेंसी भी चल जाती है वहाँ पे, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। छुट्टे आपको नेपाली रुपए में मिल जाते हैं जो काफ़ी एक्यूरेटली वो लोग आपको रिटर्न देते हैं। इसके अलावा कार्ड की कवरेज वगैरह भी अच्छी खासी है। यूपीआई बहुत हद तक चलती है नेपाल में, फ़ोन पे का सिस्टम है, काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेबल होने लगा है, बट डोंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम कि आपका सब जगह यूपीआई चलेगा। बहुत सारे जगह में उनके पास क्यूआर कोड्स ही नहीं रहते हैं, इंटरनेट भी काफ़ी उनका शेकी है, सो इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल सिस्टम। तीसरे दिन के लिए मैं आपको कहूँगा क्योंकि आपको पोखरा जाना है तो आपको दिन थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। आपको बस पकड़ के पोखरा जाना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन और सेफेस्ट ऑप्शन है। आपको 1100 रुपये में लग्जरी बस की टिकट मिल जाती है जो सुबह 7:30-8 बजे शुरू होती है और शाम को लगभग 4-5 बजे आपको वहाँ पे पोखरा पहुँचा देती है। इसके अलावा फ्लाइंग भी एक ऑप्शन है जो सिर्फ 25 मिनट लगाता है, बट नेपाल में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फ्लाइट क्रैश हुई थी, तो मैं ये आपको थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा। 2500 रुपये फ़्लाइट की टिकट है, बट फ्लाइट ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि मैंने भी रिटर्न आते वक्त ये जब फ़्लाइट लिया था फ़्लाइट बहुत डिले हुई थी और मुझे कुछ खास सेफ नहीं लगा, तो मैं इसके लिए लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। पोखरा आप बाय रोड ही जाइए, लग्जरी बस पकड़ के जाइए, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ही बढ़िया जर्नी भी है, सेफ भी है। पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको 2 दिन काफ़ी है। वहाँ पे जाओगे तो क्योंकि ये एक हिल स्टेशन सिटी जैसी है, लेक के पास है, तो आपको रिलैक्सेशन करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस है। बढ़िया होटल्स, बढ़िया हॉस्टल्स, बढ़िया रेस्टोरेंट, सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि ये एक बहुत ही हेवीली टूरिस्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया है। तो आपको पोखरा में जब भी शुरू करना है डे का ट्रिप, तो आपको सबसे पहले तो मैं कहूँगा वहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क पॉइंट जो है फेवा लेक एक्सप्लोर कीजिए। फेवा लेक एक बहुत ही बड़ा लेक है वहाँ पे और बहुत सुंदर है और वहाँ पे बहुत बढ़िया सा उन्होंने एक एरिया भी डेवलप किया है जहाँ पे आपको लेक साइड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। लेक साइड पे बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, खाना कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे आप आगे आगे जाएंगे फेवा लेक में आपको ढेर सारे बोटिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। वहाँ से आप अलग अलग टाइप की बोट राइड कर सकते हो, आपको खुद से करना है तो भी है, या आप बोट करने के लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हो। बट सबसे कॉमन चीज़ जो वहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, वहाँ पे एक मंदिर है जो आपको वहाँ से बोट पकड़ के जानी पड़ती है। केवल 60 रुपया रिटर्न की टिकट है, बोटिंग भी हो जाती है और वो मंदिर एक छोटे से आइलैंड पे है, तो आपको वहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के। एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है ये दिन शुरू करने का, और फेवा लेक भी एक्सप्लोर करके आप बहुत ही अच्छी तरह रिलैक्स भी कर सकते हो। डे 2 की शुरुआत में आपको थोड़ी सी जल्दी करने कहूँगा क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे, ये जगह सनराइज पॉइंट के लिए बहुत फेमस है पोखरा में। ये जगह का नाम है सारंगकोट सनराइज पॉइंट और वहाँ पे जाने के लिए आपको बाय रोड भी जा सकते हो या केबल कार भी लेके जा सकते हो। बाय रोड से जाना है तो आपको गाड़ी हायर करोगे 4 लोग तो लगभग आपको 1200 रुपये के आसपास पड़ जाता है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कुछ आधा पौने घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। उसके अलावा आपको केबल कार राइड लेके जानी है तो आपको वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। इसका रिटर्न टिकट पड़ता है आपको 500 से 600 रुपये के बीच में और ये एक मस्ट सी अट्रैक्शन है। यहाँ पे सुबह पहाड़ों में जाने का मज़ा ही कुछ और है। और जब आप वहाँ पे सारंगकोट पे सुबह पहुँचोगे तो आपको अन्नपूर्णा माउंटेन्स के जो ब्यूटीफुल व्यूज़ वहाँ पे दिखाई देंगे,
क्लाउड्स के ऊपर आप जो पहाड़ पे खड़े रहोगे, इसका कुछ मज़ा और एक्सपीरियंस ही अलग रहता है। तो आप जब जा रहे हो पोखरा में सारंगकोट सनराइज पॉइंट विजिट करने बिल्कुल भी भूलिए मत। सारंगकोट ख़त्म करने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे एक और बहुत यूनिक जगह है, वहाँ पे जो आपको जाना ही चाहिए और कोई भी हालत पे उसे मिस मत कीजिए। आप वहाँ से गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर पे जा सकते हो, जो एक बहुत ही अलग सा मंदिर है क्योंकि ये एक गुफा के अंदर बनाया गया है। और गुफा के अंदर जब आप जाओगे तो उसके थोड़े ही आगे आपको एक अंडरग्राउंड वाटरफॉल भी दिखाई देगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसकी एंट्री फीस केवल 50 रुपीज़ इंडियन है, बट ये एक देखने लायक चीज़ है। आइटिनरी सब तो आपकी कवर हो गई, तो अभी बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर क्या है जाने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नेपाल तो एक ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन है। बारिश उधर इतनी ज़ोरदार आती है नहीं कि आप नहीं जा सकते हो। हावेवर जो रेनी सीजन्स है वो इन जनरल में लोगों को अवॉइड करने कहता हूँ। अगर आपको विंटर का असली मज़ा लेना है ना, तो नवंबर ऑनवर्ड्स कभी भी चले जाओ, बहुत मज़ा आ जाएगा। ओके, नेपाल में जब भी आप लैंड होते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि इंडिया की नेटवर्क तो वहाँ पे चलती नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाओगे तो एयरपोर्ट से ही आप एक लोकल सिम कार्ड ले लीजिए। लोकल सिम वहाँ पे काफ़ी सस्ती आती है, 400 रुपीज़ ऑनवर्ड्स रहती है। 7 से 10 GB के आपको इंटरनेट डेटा मिल जाती है, कहीं कहीं में कॉलिंग भी रहता है, तो आप उस हिसाब से आपका चूज़ कर लीजिए। वही चीज़ आप लोकली स्टोर्स में जाके भी ले सकते हो, सिमिलर प्राइस पॉइंट में ही आ जाता है। बेस्ट प्लान चूज़ कर लो और उस हिसाब से आपका 500 to 700 रुपीज़ के नीचे में हो जाना चाहिए फॉर यू फॉर एंटायर वीक ऑफ इंटरनेट। ओके, फाइनली अभी बजट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी नेपाल की बजट कैसी होगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा, अगर आप बाय रोड जा रहे हो ना, तो आप एज लो एज 30,000 में भी ये निपटा सकते हो। और अगर फ्लाइट से जा रहे हो दिल्ली से, तो आपको 45 to 50,000 लगेगा। इंडिया के दूसरे कोई कोनों से जा रहे हो तो एक 10,000 to 12,000 ऐड कर दो। अभी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं, ये एक सैम्पल बजट है जो मैं आपको कहूँगा एक आइडियल प्राइस पॉइंट है। इसके अराउंड आप आपकी ट्रिप आइटिनरी बिल्डिंग करना शुरू कर सकते हो। सो नेपाल एक बड़ा कोई कमिटमेंट नहीं है, 30-35,000 में बहुत अच्छी ट्रिप हो जाती है फॉर 1 वीक। एंड हायर साइड पे अगर आप पकड़ो तो 50 to 55,000 में भी बढ़िया ट्रिप हो जाती है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड फैमिली के साथ जुड़ जाइए। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।